हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपके पॉलिटेक्निक के प्रिपरेशन का 7 डे है और आज मैं आपके लेके हूं आपका चैप्टर धातु एवं अधातु। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं, इस चैप्टर में से कम 6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और जब आप पूरा वीडियो देख लोगे तो आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर का आपका कोई सा भी पेपर हो, इस वीडियो के बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं, आप जानते हो कि पूरा चैप्टर डेप्थ में पढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, ताकि हमारी तैयारी एक्यूरेट हो और वहां जाके जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा उसे डायरेक्ट टिक कर दें। देखो, इसका मैं हर वीडियो में आपको प्रूफ देता हूं। जिन बच्चों ने मेरी बात सुनी, आपके सामने उसका स्क्रीन का रिजल्ट है, ये आपके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं सारे रिजल्ट। आप जो रैंक वाइज देख रहे हो विद रोल नंबर एंड फोटो, एप्लीकेशन नंबर, सो आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो। ऐसे ही अगले साल का देखिए, टॉप लेवल के रैंक है, तो आप सोच सकते हो कि टोटल गवर्नमेंट सिलेक्शन नॉर्मली कितनी हुई होगी। 2018 का एक पेज ये है, नेक्स्ट पेज भी है, आप नेक्स्ट पेज देखिए, ये है 2018 का एक एक बच्चे का रिजल्ट, ऑथेंटिक रिजल्ट है ये बताने के लिए। इसके अलावा 2019, अभी 2020 चल रहा है, 2019 का आप रिजल्ट देखिए। ये यूट्यूब पे लाइव बच्चे आके बोल रहे हैं वीडियो के अंदर कि उनकी रैंक क्या आई और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ। तो बच्चों, ये रिजल्ट क्यों आ रहा है? ये रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि इन बच्चों ने मेरी बात सुनी। तो आप एक एक चीज को अपनी कॉपी में नोट करती जाइए। आप देखोगे कि नोट करते करते आपको चीजें याद हो जाएगी, क्योंकि वहां पर एमसीक्यू आएगा और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप तुरंत उसका आंसर दे पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। क्या लिखा हुआ है? अब तक हमें 114 तत्व ज्ञात है। बच्चों, 114 की जगह 118 कर लेना, क्योंकि जो डे बाय डे क्या होता है, ये जो तत्व होते हैं ये बढ़ते रहते हैं। ऐसा भी समय था जब 70 थे, 56 एलिमेंट थे, लेकिन आज की डेट में अगर 2020 में पूछा जाए कि अभी कितने तत्व हैं, तो 118 है। हो सकता है भविष्य में और भी तत्व हैं, तो अगर भविष्य में आप ये वीडियो देखोगे तो 118 की जगह हो सकता है आपको 120 या 121 पे टिक करना पड़ेगा। तो 118 याद रखना, ठीक है? बस इतना याद करना है, ये सब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या याद करना है मैं आपको बता दूंगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर उसको ध्यान दो। अब तक हमारे पास 118 तत्व है, ठीक है? उनमें से जो प्राकृतिक तत्व है वो 94 है। यहां 92 लिखा है सर जी, आपको 94 याद रखना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ये एलिमेंट बढ़ते रहते हैं समय के अनुसार। तो इस समय 94 है, तो यहां 118, अब तक हमारे पास 118 तत्व है, उनमें से प्राकृतिक है वो 94 है, 94 है। धातुएं काफी फीकी दिखाई देती हैं, लेकिन रेगमाल लगने पर वो चमकने लगती है। क्या लगाने पर चमकती है? रेगमाल। याद रखोगे, धातुएं जो होती है नॉर्मली फीकी होती है, लेकिन रेगमाल रगड़ने से वो चमकने लगती है। तो आपको याद रखना है, रेगमाल एक ऐसा सब्सटेंस है जो अगर धातु पे लगा दिया जाए तो वो चमकती है। ऐसा क्यों होता है जानना चाहोगे? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातुओं पर ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फेट की परत बनी होती है। धातुओं पर किसकी परत होती है? धातुओं पर 3 टाइप की परत होती है। धातुओं पर 3 टाइप की परत होती है, या तो ऑक्साइड की परत होती है, या कार्बोनेट की परत होती है, या सल्फेट की परत होती है। और इस परत को उतारता कौन है? रेगमाल। रेगमाल इन परतों को उतार देता है, इसलिए रेगमाल से रगड़ने पर धातुएं चमकने लगती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है? एल्युमिनियम पर वायु की उपस्थिति में एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की यह परत धातुओं को संचालन से रोकती है। मैं आपको बताता हूं इसमें याद क्या करना है। इसमें बस याद करना है कि एल्युमिनियम जो होता है वो वायु, एल्युमिनियम प्लस वायु, एल्युमिनियम प्लस वायु मिलकर क्या बनता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और एल्युमिनियम ऑक्साइड कभी संचालन नहीं होता, इस पे कभी जंग नहीं लगता। तो एल्युमिनियम प्लस वायु, आप वायु की जगह ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, और ये कभी संचालन नहीं होता। तो जो मेन आपके वर्ड स्क्रीन पर आ रहे हैं, केवल आपको यही वर्ड याद करने हैं आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, तांबे के बर्तन को नम वायु में रखने पर हरे रंग की क्षारीय कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। तो आपको क्या रखना है? तांबा। तांबे पे कौन सी परत चढ़ती है? हरे रंग की। बस हो गया। आप फालतू चीजें याद ही मत कीजिए। तांबे पर जो परत चढ़ती है वो किसकी परत चढ़ती है? हरे रंग की परत चढ़ती है। ऐसे चांदी पर कौन से रंग की परत चढ़ती है? काले रंग की परत चढ़ती है। याद रखोगे? तांबे पर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तांबे पर जो संचारण होता है वो कौन से रंग का होता है? तो तुरंत हरे रंग पे टिक कर देना। चांदी पर आए तो काले रंग को टिक कर देना, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 7 पॉइंट पे। सोडियम और पोटेशियम इतनी नरम धातुएं हैं कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जी हां, चाकू से काटे जाने वाले कौन से तत्व होते हैं? वो कौन से तत्व हैं जो बहुत ज्यादा मुलायम होते हैं, जिनको चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम। याद रखोगे, सोडियम एंड पोटेशियम, और आगे लिख लो चाकू। याद रहेगा कि मैंने कहा ना, आप मेरी बात सुनिए, एग्जाम के लिए आप जो तैयारी कर रहे हो ना,
ये एग्जाम ऐसा है, इसमें क्वेश्चन भी होंगे, आंसर भी होंगे, तो आपको पूरी लाइन क्यों याद कर रहे हो? सोडियम प्लस पोटेशियम इक्वल टू में चाकू, इतना याद रखो कि सोडियम पोटेशियम चाकू से काट, इसका संबंध चाकू से काटा जा सकता है। आघातवर्धता धातुओं का विशेष गुण है जिसमें धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है। आघातवर्धता का मतलब क्या होता है? पतली चादर बनना। आघातवर्धता का मतलब होता है अगर किसी धातु को हम पीटेंगे ना बेटा तो वो पतली चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या याद रखोगे? आघातवर्धता का संबंध पतली चादर से है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्धता होती है। देखिए अगर मुझसे पूछा जाए कि इनमें से, क्योंकि पेपर में आ चुका एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा आघातवर्धता होती है, तो आंसर सोना आएगा। सोने के बाद चांदी होता है, इसलिए हमें बेस्ट याद करना होता है। तो चांदी नहीं भी याद करोगे तो याद रखना, क्या याद रखोगे? सोना। सोना लिख लो और उसके आगे लिख लो अधिक आघातवर्धता। आप बस इतना याद रखा, इसके अलावा कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। सोना सबसे ज्यादा आघातवर्धता होती है। धातुओं को खींचकर पतली तार बनाना, इस वाले गुण को हम तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। तो तन्यता का क्या याद रखोगे? तार। तार का संबंध तन्यता से है। ठीक है, पूरी बात याद करने की आवश्यकता नहीं है कि धातुओं को खींचकर पतली तारें बनाई जा सकती है, इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। इतनी बात याद रखो ना, तार, तार का संबंध तन्यता से है। तौ से तार, तौ से तन्यता, ऐसे याद हो जाएगा कि तार का संबंध तन्यता से है। धातुओं को हम तार बना सकते हैं, तो इसको हम तन्यता के रूप में जानते हैं। ठीक है, प्लेटिनम, सोना और चांदी बहुत अधिक तन्य होता है। तन्य मतलब मैंने आपको बताया हम तार बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा तन्य कौन होता है? सबसे ज्यादा तन्य होता है बेटा सोना। याद रखो गोल्ड, गोल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा, सोना सबसे ज्यादा तन्यता होती है सोने के अंदर। ठीक है, दो बात आपको याद रखोगे, यहां मैंने क्या बताया था? आघातवर्धता सबसे ज्यादा सोने में होता है, आघातवर्धता सबसे ज्यादा सोने में होता है, और तन्यता भी सबसे ज्यादा सोने में होता है। तो आघातवर्धता हो या तन्यता हो, दोनों में आंसर सोना ही आएगा। 1 ग्राम सोने से कितनी किलोमीटर की तार बनती है? तो 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोने से आपसे पूछा जाएगा 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर की जो तार बनाई जा सकती है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो आंसर 2 किलोमीटर आएगा कि हम 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। याद रखोगे? तो याद क्या करना है? 1 ग्राम सोना और इक्वल टू में 2 किलोमीटर, बस इतना याद रखो। 1 ग्राम सोना इक्वल टू में 2 किलोमीटर। ऑप्शन देखते ही वहां तुरंत आपकी आंखें चमक उठेगी, तुरंत आंसर लगा दोगे। चांदी धातु ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक है। बताओ ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक, क्वेश्चन कैसे पूछता है? देखो यही सब चीज तो आती है, आप उठा के देखिए ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यही सब चीज आती है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक बताओ या विद्युत का सर्वोत्तम चालक बताओ, तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। याद रखोगे, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। ठीक है, लेड धातु ऊष्मा की सबसे कम चालक होती है। और ऊष्मा की सबसे कम चालक कौन सी होती है धातु? लेड धातु। लेड मतलब शीशा। शीशा जो होता है, लेड जो होता है, वह ऊष्मा की सबसे कम चालक होती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? तो चांदी। और ऊष्मा की सबसे कम चालक कौन होती है? तो लेड, शीशा। ठीक है, चांदी के अलावा क्या ऊष्मा का कोई दूसरा सर्वोत्तम चालक है? यस, तांबा। कौन है? तांबा। देखो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है वो चांदी होता है, पहले तो ये समझ लो। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? चांदी। ठीक है, अब मान लीजिए बाई चांस मैं कहता हूं कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक आपसे पूछ लिया और एग्जाम के अंदर ये चीज नहीं आई, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी नहीं आया, उसकी जगह ऑप्शन कुछ और दिया हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन जो होगा वो आपका तांबा होगा कि चांदी के अलावा जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है वो तांबा होता है। ठीक है, लेड और पारा ये दोनों धातुएं होती है। लेड मतलब शीशा, पारा मतलब मरकरी। लेड और पारा ये दोनों धातुएं होती हैं, लेकिन ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो एग्जाम में कैसा आता है कि निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा के कुचालक है? निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा के कुचालक है? तो बेटा आंसर दोगे लेड और पारा। लेड और पारा ये दोनों धातु हैं, लेकिन ये ऊष्मा के कुचालक हैं। नेक्स्ट क्या है? धातु में विद्युत की सुचालक है क्योंकि इनमें गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह धारा के प्रवाह में बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो कुछ मत याद करो, केवल इतना याद रखो कि धातु जो होती है वो विद्युत की सुचालक है, बस खत्म बात। क्योंकि क्या करोगे याद करके? वहां ये थोड़ी पूछेगा आपसे कि धातु में विद्युत का सुचालक क्यों होती है, क्यों आंसर हम याद करें? कोई एग्जाम बोर्ड का थोड़ी आप दे रहे हो, आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि धातु में विद्युत की होती है क्या? सुचालक, कुचालक, तो सुचालक पे टिक होगा। सोना और चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। बताओ विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सोना और चांदी।
ठीक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? सोना और चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धातुओं के महत्वपूर्ण भौतिक गुण। तो ये मुझे लगता है कि 10th के लेवल के बाद अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो तो आप सबको आता होगा कि धातु के कौन कौन से गुण होते हैं। चमकदार होती है, पता है आपको, तो आप पूरा मत याद करना, क्योंकि मेन बात बताता हूं। चमकदार होती है, आघातवर्धिता होती है, आघातवर्धिता का मतलब बताया था चादर होती है, तन्यता होती है, तन्यता का मतलब बताया था तार होती है। तो मेन वर्ड लिख लो बस, कॉपी के अंदर क्या लिख लो? धातु के गुणधर्म, धातुओं के गुणधर्म, उसके आगे एक एक शब्द लिख लो। चमकदार, आघातवर्ता होती है, तन्यता होती है, ठीक है जी। विद्युत, धातु, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। प्रबल होती है, प्रबल लिख लो। धातु, कमरे के ताप, ठोस होती है, क्या होती है? ठोस। लेकिन अब यहां रुक जाओ, यही मेन चीज यहां पे आता है एग्जाम के लेवल का। सभी धातुएं ठोस होती है हम जानते हैं, बट मरकरी जो है, जिसे हम पारा बोलते हैं हिंदी में, वो धातु तो है लेकिन ये द्रव अवस्था में आती है। आप एग्जाम में क्या गेम खेलते हैं? ये सब कुछ नहीं पूछते, ये सब कुछ नहीं पूछते, उन्हें पता है, बच्चे को पता है, सिर्फ ये चीज पूछते हैं कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा जो है वो एक धातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखना, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुएं कठोर होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं, सारी धातुएं कठोर होती है। लेकिन अभी वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था? केवल 2 धातु ऐसी है बच्चों जो बहुत मुलायम होती है, सभी धातुएं कठोर होती है। नॉर्मल है, तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि सबको पता है कि धातुएं कठोर होती है। एग्जाम में ये पूछेगा कि धातुएं कठोर होती है, परंतु वो कौन सी धातु है जो कठोर नहीं होती? तो सोडियम और पोटेशियम। वही बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि सोडियम और पोटेशियम बहुत मुलायम होती है, इसको हम चाकू से काट सकते हैं, याद होगा आपको। तो ये चीज आएगा। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। तो ये चीज नहीं पूछेगा क्योंकि सभी बच्चे याद करके गए हैं। एग्जाम में ये पूछेगा कि कौन सा ऐसा धातु है जिसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है? तो सोडियम और पोटेशियम, फिर से वही आएगा। सोडियम और पोटेशियम धातु के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, याद रखोगे। अच्छा बताओ, कौन सी धातु है जो द्रवस्था में पाई जाती है? पारा। कौन सी धातु है जो मुलायम होती है? सोडियम पोटेशियम। कौन सी धातु है जिसका गलनांक और क्वथनांक कम है? सोडियम और पोटेशियम। धातुओं का घनत्व उच्च होता है, धातुओं का जो घनत्व होता है, डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है। लेकिन क्या लिखा हुआ है? सोडियम और पोटेशियम धातुएं हल्की होती है। तो देखो सोडियम पोटेशियम कितनी बार आ रही है। सोडियम पोटेशियम मुलायम भी होती है, सोडियम पोटेशियम को हम, इसका गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है, और सोडियम पोटेशियम बहुत हल्की भी होती है, ठीक है। और धातुओं सोनोरस होती है। तो बस सोनोरस याद रखना, सोनोरस का मतलब होता है साउंड। धातुएं जो होती है बेटा वो साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसे सोनोरस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे गुणधर्म थे धातु के। इसमें आपने क्या क्या पढ़े एक बार जल्दी जल्दी बताता हूं। पहला चमकदार, आघातवर्धिता, तन्यता भी लिख सकते हो आप। सुचालक, सुचालक लिखना बहुत है। प्रबल, ठोस, कठोर, गलनांक और क्वथनांक उच्च। आगे धातुओं का घनत्व उच्च होता है, और सोनोरस। ये याद कर लिया। अब अलग से याद कर लेना, क्या याद कर लेना? पारा धातु है परंतु द्रव अवस्था में। सोडियम और पोटेशियम धातुएं मुलायम होती है, नरम होती है। सोडियम पोटेशियम का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। केवल सोडियम और पोटेशियम धातुएं हल्की होती है, ठीक है। तो इस तरह से अलग से याद कर लेना बेटा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत तार, हाँ जी, देखो बहुत क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ चुका है। आपने कभी विद्युत के तार देखे, वायर देखे? तार के ऊपर आप देखते हो ब्लैक कलर की कोटिंग की जाती है। वो किससे बना होता है? विद्युत तारों को पॉलीविनाइल क्लोराइड से। किससे? पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको हम पीवीसी बोलते हैं, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड से कवर्ड किया जाता है। जितने भी तार होते हैं बच्चों, आपने ब्लैक कलर की कोटिंग देखी होगी, आप अपनी गली में जाके देखो, खंभों के बीच में तार लगे ना बड़े बड़े, उसके बीच में ब्लैक कलर की कोटिंग की गई है तारों के ऊपर, तो वो पीवीसी, इसे बोलते हैं पीवीसी। तो एक तो पीवीसी की फुल फॉर्म भी आ चुका है एग्जाम में, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड याद रखो। और तारों का किससे कोटिंग होती है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड से इसे ढका जाता है, ठीक है। तो आगे याद करने की जरूरत नहीं है कि यह विद्युत का कुचालक है, हमें इसका आघात लगने से बचाता है, ये सब कॉमन सी बात है, ये सब बातें ऐसे नहीं पूछते। आगे क्या है? कुछ अधातुओं के नाम। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई भी गैस लिख दो, सभी अधातुएं होती है। अधिकतर जो गैस होती है वो अधातुएं होती है। अब तक केवल 22 अधातुएं ज्ञात है, 22 अधातुएं हैं, नॉन मेटल है, जिसमें से 10 अधातुएं जो है वो ठोस है, और बाकी सब जो है वो द्रव या गैस है,
ठीक है, और 11 जो है वो गैस है। याद रखोगे। अब तक कितने 22 अधातु है, तो पहले देखते याद रखो अधातु कितने हैं 22। पहला पॉइंट याद रखोगे कि अधातु 22 है, बस इतना याद रखना। दूसरा 10 अधातुएं ठोस अवस्था, तो 10 धातुएं ठोस याद रखना। केवल एक अधातु जो है वो द्रव है, एक अधातु द्रव है और 11 अधातुएं गैस है। देखो ना 22 हो रहा होगा, 10 अधातुएं ठोस हो गए, एक अधातु द्रव हो गया तो 10 और 1 11 हो गए, और 11 अधातुएं गैस है तो 11 और 11 22 हो गए टोटल बैच। तो इस तरह से याद रखना कि टोटल 22 धातु है, 10 उसमें से 10 ठोस है, एक द्रव है और 11 गैसें हैं। नेक्स्ट क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं, आप चाहो तो नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, 22 पॉइंट आप छोड़ सकते हो। क्या है ये, कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में धातु कौन सी पाई जाती है, तो अभी बताया था मरकरी और पारा। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, मरकरी और पारा। कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में अधातु, अधातु कौन सी है जो कक्ष ताप पर द्रव होती है, या अभी पता था ना कौन सी अधातु, एक अधातु जो है द्रव होती है, कौन सी है, उसका नाम ब्रोमीन। याद रखोगे ब्रोमीन। धातु याद रखना, आप यही कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के अंदर। एग्जाम में आया कौन सा धातु है जो द्रव है, तो मरकरी, लेकिन अगर एग्जाम में क्या है कौन सा अधातु है जो द्रव है, तो वहां ब्रोमीन आएगा। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, वो तो सुनता नहीं हमारी, वो तो अपने अकॉर्डिंग आंसर लगाएगा। भाई हमारी भी सुन ले, भाई हमारी भी सुनो। वो ऑप्शन में क्या है, धातु अगर द्रव है तो मरकरी, लेकिन अधातु अगर द्रव है तो ब्रोमीन, ये फर्क है। मरकरी कक्ष ताप पर द्रव होता है, फिर से वही पॉइंट आपसे रिपीट कर रहा है, तो आवश्यकता नहीं है, बार बार एक ही चीज आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि अलग अलग ईयर के अंदर अलग अलग क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम यह हथेली पर रखने पे भी पिघल जाते हैं। याद रखोगे कौन से धातु हैं जिनको हथेली पर रखने पे पिघल जाता है, हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं, कौन सी धातु है, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम जो होता है हथेली पर रखने पे पिघल जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। तो ये आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखना कि गैलियम और सीजियम हथेली पर पिघल जाते हैं। ठीक है, इतना याद कर लेना। आयोडीन चमकदार अधातु है, कौन सी अधातु चमकदार है, कौन सी अधातु चमकदार है, तो आयोडीन पे टिक करना है। याद रखोगे कौन सी अधातु चमकदार है, तो आयोडीन पे टिक करना। हीरा जो बहुत कठोर है तथा उसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। देखो हीरा जो एक अधातु है, हीरा क्या है, अधातु है, लेकिन ये कठोर होता है और इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। हीरा आपको पता होगा, हीरे के बारे में, डायमंड के बारे में, बहुत ज्यादा कठोर होता है, ये सबसे टफ माने जाता है इसको, और इसका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत उच्च होता है। ग्रेफाइट एक अधातु है, ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन ये विद्युत का चालक है। ये इसी टाइप के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा अधातु है, कौन सा अधातु है जो विद्युत का चालक है, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन ये विद्युत का चालक है। याद रखोगे ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन ये विद्युत का चालक है। हीरा एक अधातु है लेकिन ये बहुत कठोर होता है। आयोडीन एक अधातु है लेकिन ये चमकदार है। तो ये इन्हें बोलते हैं एक्सेप्शन केस, हिंदी बोलते हैं अपवाद, कि ये अलग हैं, अपने ग्रुप से थोड़े अलग से हैं। आयोडीन अधातु है लेकिन चमकदार है, हीरा अधातु है लेकिन कठोर है, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन ये विद्युत के सुचालक है। तो ये तीनों अधातु के बारे में था। चलिए, क्या कोई ऐसा धातु है जिनको हम चाकू से काट सकते हैं? तो आपको याद होगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या चाकू से काटे जाने वाले धातुओं के नाम याद है? याद करो, सोडियम और पोटेशियम। एक नाम और याद कर लो, लिथियम। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम हो गए तीन नाम। भाई चाकू से काटे जाने वाले पदार्थ आपने अभी ऊपर पढ़े थे, सोडियम और पोटेशियम तो पहले बताए थे। एक नाम और ऐड कर लो, क्या ऐड कर लो? लिथियम। तो चाकू से काटे जाने वाले तीन धातुओं के नाम याद कर लो, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। नेक्स्ट क्या है? सोडियम तथा पोटेशियम। ओहो, बहुत बढ़िया। सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के तापमान पर ही ऑक्सीजन के साथ प्रबल अभिक्रिया करते हैं, और अगर इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वे आग पकड़ लेंगी और वायु के ऑक्सीजन में जलने लगेगी। ठीक है जी। कौन? सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत गुस्सेल होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। सोडियम और पोटेशियम अगर आपने इसे खुले में छोड़ दिया तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है? आग पकड़ लेती है। अब मैं क्यों बता रही, ये सब थोड़ी पूछेगा आपसे। सोडियम और पोटेशियम को बच्चों हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। किसमें रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। क्यों?
आपने अभी पढ़ा ना सोडियम पोटेशियम, अगर इसको खुले में छोड़ दिया तो वायु के साथ अभिक्रिया करके ये आग पकड़ लेगी। तो बस आपको इस पॉइंट से एक चीज याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम और इक्वल टू में लिख लेना केरोसिन तेल, सोडियम पोटेशियम और इक्वल टू में लिख लेना केरोसिन तेल, किनको केरोसिन तेल में रखते हैं। फिर आपको रीजन भी याद हो जाएगा कि केरोसिन तेल में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम कमरे के ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नहीं करती, लेकिन गर्म करने पर मैग्नीशियम धातु वायु के साथ ऑक्सीजन में जलने लगती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। इसमें क्या याद रखोगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई थिंक मुझे लगता है आपको पहले भी कराया था ये वाला पॉइंट कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अच्छा एक चीज याद रखना मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम तभी रिएक्ट करता है जब गर्म हो। याद रखना मैग्नीशियम कब रिएक्ट करता है बेटा, जब वो गर्म हो, लेकिन मैग्नीशियम गर्म करने पर मैग्नीशियम धातु वायु के साथ जलने लगती है। मैग्नीशियम नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन मैग्नीशियम को अगर हीट कर दिया जाए तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। ऐसे जिंक की कहानी भी बहुत खराब है। जिंक धातु अत्यधिक गर्म करने पर वायु में जलकर जिंक ऑक्साइड बनाती है। जिंक कब रिएक्ट करता है, जब इसे बहुत ज्यादा हीट किया जाता है। और आंसर सेम वही है, जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड। जिंक और ऑक्सीजन मिलकर, जैसे अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो भैया ये भी याद कर लो जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड। और ऐसे ये भी याद कर लो आयरन प्लस ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड। भाई आयरन प्लस ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड, इसमें क्या अलग चीज है, सेम ही है, आयरन प्लस ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड। लोहा धातु अत्यधिक गर्म करने पर भी वायु में नहीं जलता, लेकिन यह चमकता है। क्लियर हो गया। लोहा जो होता है बेटा बहुत ज्यादा गर्म कर दो, आप लोहे को बहुत ज्यादा हीट करो तभी भी वो वायु में जलेगा नहीं, बस वो लाल हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, चमकदार ऑरेंज कलर का चमकदार हो जाता है थोड़ा सा आग में डालने पर लोहे को। तो वही कह रहा है लोहा जो है वो अत्यधिक गर्म करने पर भी रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन बस वो चमकदार हो जाएगा। और आयरन प्लस ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड होता है, ये आपको पहले बता दिया। ऐसे ही आप अगला याद कर लो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चन सेम है। देखो इधर देखो, एक बार दोबारा देख लो। देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितना सिंपल है। जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड, आयरन प्लस ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड, और कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन क्यों बता रहा हूं भैया, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए बता रहा हूं बेटा, ये पहले एग्जाम में आ चुके हैं सब रिएक्शन अलग अलग ईयर में। तांबा धातु भी अत्यधिक गर्म करने पर वायु में नहीं जलता, लेकिन गर्म धातु के ऊपर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चल जाती है। क्या फर्क हुआ लोहे और तांबे में? लोहे को तो तुम जितना मर्जी गर्म कर लो ये रिएक्ट करेगा ही नहीं, बस ये चमकदार हो जाएगा। तांबा जो है अगर इसको तुमने बहुत ज्यादा रिएक्ट कर दिया तो ये वायु के साथ जलेगा नहीं, वायु में ये जल नहीं जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है बेटा। किसके ऊपर? तांबे के ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको हम कॉपर ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो एक चीज याद रखो ना, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है। तो कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है इसको गर्म करने पर। नेक्स्ट क्या है, कौन सा ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो सोना और चांदी। सोना और चांदी बिल्कुल भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। याद रखोगे, कौन सा ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती? कौन? सोना और चांदी। इक्वल टू में सोना और चांदी। अगला आते हैं बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, पहले तो डेफिनेशन नहीं आता था, आजकल एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? वे धातु जो अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है, या वे धातु जो क्षार के साथ मिलकर भी लवण और जल बनाता है, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो वे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों गुण दिखाते हैं, ऐसे धातु क्या याद रखोगे? धातु, पहले तो धातु अंडरलाइन ये वाला टिक कर लेना, धातु अम्ल तथा क्षारीय दोनों गुण दिखाते हैं। बस इतना याद करना है, धातु डैश अम्ल तथा क्षार दोनों गुण दिखाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कौन होता है बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड? जो अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति दिखाता है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। दो एग्जांपल याद कर लेना उभयधर्मी ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है, एग्जाम में आया था कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति बताइए। धातु ऑक्साइड आपको पता है, मैं आपको पहले भी क्लास नंबर 6 में बताया था, मेटल ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है, याद रखोगे, ये पहले भी आ चुका है। अम्ल क्षारक एवं लवण, अम्ल क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर में ऑलरेडी आ चुका है, आप जाके एक बार चेक कर लेना। तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। तो क्या याद रखोगे? धातु ऑक्साइड
और इक्वल टू में लिख लेना क्षारीय, बस इतना याद रखना। और ये पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, अभी बताया था मैंने, सोडियम और पोटेशियम को कहां रखते हैं, मिट्टी के तेल में। तो ये वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हो क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट वही है, सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, फिर इसको भी स्किप कर लो। क्यों रखते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये वायु में रखेंगे तो ये वायु के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेगा, है ना। तो दोनों पॉइंट का मतलब यही है, सोडियम पोटेशियम मिट्टी के तेल में रखते हैं, और ये हम पहले ही दोनों पढ़ चुके हैं। तो आप इन्हें 37 और 38 को स्किप कर दो क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। मैंने तो लिख लिया क्योंकि हो सकता है अलग ईयर में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन उन्होंने पूछा हो, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रखते हुए लिखा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। चलिए जी, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है धनागीकरण। ये आप पहले पढ़ चुके हो, एनोडीकरण। याद है एनोडीकरण ऊपर पढ़ाया था कि एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत, याद होगा आपको कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, इसे एनोडीकरण कहते हैं और हिंदी में उसी को धनागीकरण कहते हैं। तो बेटा आप इस पॉइंट को भी स्किप कर देना क्योंकि आप स्टार्टिंग में वीडियो में पढ़ चुके हो कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से जंग नहीं लगता, जिसे एनोडीकरण कहते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी आप स्किप कर सकते हो, क्या लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम से बनी धातुएं संक्षारित नहीं होती क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत, पतली परत निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत एल्युमिनियम से बनी वस्तुओं को संक्षारित होने से बचाता है। तो ये पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं कि एल्युमिनियम जब वायु के साथ संपर्क में आती है तो एल्युमिनियम प्लस वायु एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि संक्षारण से हमें बचाती है। तो ये पॉइंट भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप ये रिएक्शन याद रखना कि कोई भी धातु जल के साथ रिएक्ट करके, धातु प्लस जल, धातु जल के साथ रिएक्ट करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। कि कोई भी धातु जब जल के साथ रिएक्ट करती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। पोटेशियम ठंडे जल से, पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट करती है, ठंडे जल से, और बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। अभिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस शीघ्र ही आग पकड़ लेती है। तो याद रखना, पोटेशियम किसके साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करती है, ठंडे जल के साथ। पोटेशियम किसके साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करती है, ठंडे जल के साथ। और पोटेशियम ठंडे पानी से तीव्रता से रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है बेटा, पोटेशियम ठंडे पानी के साथ मिलकर, एक तो आपको याद रखना है कि पोटेशियम ठंडे पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है और बनाती क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, दो चीज बनाती है। कैल्शियम की पानी से अभिक्रिया कुछ कम तीव्र होती है। अगर हम कैल्शियम को रिएक्ट करें पानी से तो बहुत धीमी अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो कैल्शियम प्लस पानी धीमी अभिक्रिया, कम तीव्र होती है, ठीक है। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, याद रखोगे, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया करती है, ठंडे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ, ऐसे कुछ भी पूछ लेते हैं। तो मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती लेकिन गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है। और क्या बनाती है, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सेम आंसर है हर किसी का। देखिए जिंक, अब जिंक में पूछ लेगा कि जिंक निम्नलिखित में से किससे अभिक्रिया नहीं करती, तो जिंक ना तो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती है ना ही गर्म पानी के साथ करती है, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो क्या करोगे, जिंक ठंडे पानी के साथ क्रॉस कर दो, गर्म पानी के साथ क्रॉस कर दो और भाप के साथ यस कर दो। क्लियर हो गया कैसे लिखेंगे भाई, जिंक लिख लो और 3 एरो बना लो, 1 एरो 2 एरो 3 एरो बना लो। एक में लिख लो ठंडा पानी, क्रॉस कर लो, एक में गर्म पानी, क्रॉस कर लो, एक में भाप, टिक कर लो, याद रहेगा। ऐसे एल्युमिनियम ना तो ठंडे पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ लेकिन भाप के साथ रिएक्ट करती है, तो सेम आंसर आएगा। एल्युमिनियम में 3 एरो बना लो, 1 2 और 3 एरो बना लो। ठंडे पानी के साथ क्रॉस करो, गर्म पानी के साथ क्रॉस कर दो और भाप के साथ यस कर दो। सेम आंसर है दोनों का। क्लियर हो गया। ऐसे आप इनका भी टेबल बना सकते हो, मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह का भी टेबल बना सकते हो। आ जाओ, लाल तप्त लोहा भाप अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी पॉइंट स्किप कर दोगे। क्या बताया था कि लोहा जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम, जी हाँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दो धातु स्पेशल है, याद रखना। कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर ये पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे ना बच्चों, तो ये पानी पर तैरने लगते हैं। कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम
जल जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो तैरने लगते हैं पानी पर। क्यों तैरते हैं? हाइड्रोजन गैस के कारण। तो इसमें मेन चीज क्या देखोगे? कैल्शियम ऑक्स और मैग्नीशियम डैश डाल के लिख लोगे जल, कि कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो पानी पे तैरने लगेंगे दोनों। और अगर पूछ रहे क्यों तैरेंगे, तो बेटा हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के कारण। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातुओं की सतह पर चिपक जाते हैं। जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं ना, उस कैल्शियम और मैग्नीशियम चिपक जाते हैं, इसके कारण वो पानी पर तैरने लगते हैं। अधिकांश धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उनमें हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती है और लवण का निर्माण करती है। तो इसमें क्या रखोगे? धातु प्लस अम्ल। क्या रखोगे? धातु, पूरा मत याद करना, सिंपल याद रखोगे धातु प्लस अम्ल इक्वल टू में लिखो हाइड्रोजन और लवण, हाइड्रोजन और लवण। और आपको जानकर खुशी होगी कि आप इस पॉइंट को भी स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर पिछले चैप्टर में जब मैंने आपको पढ़ाया था ना एसिड बेस एंड सॉल्ट, तब भी ये रिएक्शन आया था कि धातु प्लस अम्ल हाइड्रोजन एंड लवण, ये पहले भी आ चुका, आप इसे छोड़ सकते हो। मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इस पॉइंट को भी आप स्किप कर सकते हो, इतना आवश्यक नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक अम्ल, देखिए अम्ल है और ये धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके, नॉर्मली सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल स्पेशल है। तो एग्जाम में क्या स्पेशल? क्योंकि एग्जाम भी तो स्पेशल है ना, आप स्पेशल फॉर्म भर रहे हो, स्पेशल फीस पे कर रहे हो, स्पेशल कोचिंग ले रहे हो उसके लिए आप मेरे से, तो ये भी तो स्पेशल ही हुआ ना। तो स्पेशल चीज ही आती है एग्जाम के अंदर कि धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब रिएक्ट करती है ना बेटा, तब हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, तब उसकी जगह वो डायरेक्ट जल बनाती है। क्या बनाती है? हाइड्रोजन की जगह जल बनाती है, हाइड्रोजन नहीं बनाती। उस समय वो डायरेक्ट जल का निर्माण करती है, यह उत्पन्न हुए को जल में जल बनाती है। तो क्या याद रखोगे? धातु, अब इतनी बड़ी बात क्यों याद रखोगे, है ना भाई, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। धातु प्लस नाइट्रिक अम्ल, क्या लिखोगे? धातु प्लस नाइट्रिक अम्ल, फेयर कॉपी में लिख लोगे, और इक्वल टू में क्या लिखोगे? जल, और हाइड्रोजन गैस क्रॉस कर देना। नाइट्रिक अम्ल, धातु प्लस नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन गैस क्रॉस कर दो और जल यस कर दो, तो याद रहेगा कि ये दोनों मिलकर भाई जल तो बनाती है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। सिंपल चीजों को सिंपल करना सीखो। मैग्नीशियम तनु के साथ हाइड्रोजन के बुलबुले बनने की दर सबसे अधिक होती है। बेटा मैग्नीशियम जो होती है ना, मैग्नीशियम अभी आपने पढ़ा था, उसके जब अभिक्रिया करती है मैग्नीशियम तनु के साथ, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करती है, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो हाइड्रोजन के बुलबुले की बनने की जो दर होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो किस पदार्थ में हाइड्रोजन के बुलबुले बनने की दर सबसे ज्यादा होती है? तो मैग्नीशियम में। क्लियर हो गया? मैग्नीशियम धातु जब तनु के साथ, तनु मतलब HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी होती है। तो बताओ बेटा सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी कब होती है? सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कब होती है? जब मैग्नीशियम प्लस अम्ल, क्या रखोगे? मैग्नीशियम प्लस अम्ल, ये तनु का मतलब अम्ल है, मैग्नीशियम प्लस अम्ल इक्वल टू में सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी। इतनी बात याद रखनी है। आ गया जी पॉइंट एक्वारेजिया, आप चेक कर लो, 2019 का पेपर आया था क्वेश्चन, ये एक्वारेजिया आया था ना, आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देख लिए होंगे अब तक, एक्वारेजिया पेपर में आया था। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया बेटा दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता है नाइट्रिक अम्ल, दो चीजों को मिलकर बनता है। हाइड्रो, याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, इस टाइप के पॉइंट आते हैं, स्पेशल पॉइंट आते हैं। एक्वारेजिया, इसको रॉयल वाटर कहते हैं, रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है। इसको अम्लराज भी कहते हैं, अम्लराज, रॉयल वाटर, अलग अलग नाम है, मेन वैज्ञानिक नाम इसका एक्वारेजिया है। तो एक्वारेजिया किससे बनता है? एक्वारेजिया दो चीजों से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और एक बनता है नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों से मिलकर बनता है। इनका रेशियो फिक्स है 3:1। और आप पेपर उठा के देखना 2019 का ये क्वेश्चन आया था कि एक्वारेजिया का रेशियो क्या होता है, तो 3:1। और ये 2017 में भी आया था, अभी मैंने पेपर देखा 2017 में भी आया था ये। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो अम्लराज जो सोना और प्लेटिनम को गलाने में होता है। एक्वारेजिया का इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा? एक्वारेजिया का इस्तेमाल होता है सोना और प्लेटिनम को मेल्ट करने के लिए। अगर धातु को उनके विलयन में विस्थापित कर देती तथा यह धातु की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, ये आप
छोड़ सकते हो, इसे छोड़ देना। ठीक है, इस पॉइंट को 57 को छोड़ देना, आपके मतलब का नहीं है, इसे छोड़ देना। इस टाइप क्वेश्चन पहले आते थे, अब नहीं आते। एक्वारेजिया फिर से आ गया, तो इस पॉइंट को भी स्किप कर दो। क्यों? क्योंकि पहले तो पता था एक्वारेजिया किससे बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। लो मैंने आपको प्लस करके लिख दिया, जो चीज आपको लिखना चाहिए वो काम मैंने कर दिया। एक्वारेजिया किस चीज से बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से मिलकर। और इनका रेशियो क्या होता है, 3:1, 3:1। 3 मॉलिक्यूल इसके होंगे, 1 मॉलिक्यूल इसका होगा, खत्म हो गया। आगे, धातुओं को उनकी घटते हुए अभिक्रियाशील क्रम में खड़े कॉलम में व्यवस्थित करने को धातु का अभिक्रियाशील क्रम कहते हैं तथा धातुओं की अभिक्रियात्मक श्रृंखला कहते हैं। बच्चों, ये जो आपके सामने टेबल है ना, ये टेबल दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं अभिक्रियाशील श्रेणी। तो अभिक्रियाशील श्रेणी क्या होती है, वह श्रेणी जिसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो पदार्थ सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो टॉप पे आएगा, और जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वो सबसे नीचे होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बस शुरू का और लास्ट का याद कर लो। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि आप तो 10 जगह पहले YouTube ढूंढोगे, फिर आए होंगे ना मेरे पास, भाई आपने 10 जगह पहले देखा होगा क्या पढ़ा रहा है मास्टर, तो वो तो ऐसे बताएंगे, क्योंकि उन्हें तो भैया व्यू बनाने हैं ना, उन्हें मतलब आपके थोड़ी रैंक से है। आपको एग्जाम में कैसा आएगा ये जानना जरूरी है। कैसा आएगा एग्जाम में, क्या करते हैं कि इनमें से कोई 4 दे देते हैं और कहते हैं इनको सही क्रम बताओ, इनका सही क्रम क्या है। तो सही क्रम याद करने का भी एक तरीका है। पोटेशियम के, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकिल, टिन, सीसा जिसको हम लेड बोलते हैं, तांबा और पारा, और चांदी और सोना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो पोटेशियम था और सबसे कम रिएक्टिव सोना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट जरूर है कि सबसे ज्यादा सबसे कम कौन है, लेकिन इसका ही मतलब नहीं केवल यही याद करना है, आपको लाइन से याद करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम और सबसे कम रिएक्टिव होता है सोना। लेकिन इनके पूरे टेबल याद करने का एक मेथड है। क्या मेथड है, देखो, कालू नाम का माली, मैं जो बोल रहा हूं उसे लिख लेना। कालू मतलब के, नाम Na, सोडियम। कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है चाचा, ये फुल फॉर्म है जिससे आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा YouTube पे सर्च मार लेना, या फिर आप एक काम करना, गूगल पे सर्च मार लेना, आपको ये वर्ड मिल जाएगा जिससे आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा। ये रिएक्टिव सीरीज पूरी एक लाइन में आपको याद हो जाएगी। हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको लाइन से याद होना चाहिए, क्योंकि लाइन से याद करोगे तो उसका मजा ही कुछ और होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु अधातु तब अभिक्रिया करती हैं जब धातु से इलेक्ट्रॉन अधातु की ओर स्थानांतरित होती है। धातु अधातु अभिक्रिया कब करेगी, कोई भी धातु अधातु के साथ तभी अभिक्रिया करेगी जब धातु अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, अधातु को। धातु अधातु कब अभिक्रिया करेगी, जब धातु अपने इलेक्ट्रॉन अधातु को दे दे। तो कैसे याद करोगे पता है, धातु प्लस अधातु, धातु प्लस अधातु, और ऐसे एरो बना के देना कि धातु कुछ देगा अधातु को, तभी इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा। तो ये सब याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। धातु प्लस धातु और धातु के साथ एक एरो बना देना, धातु में ऐसे एरो बना देना। तो याद रखना, धातु कुछ देता होगा तभी अधातु के साथ रिएक्ट करता होगा। आयनिक यौगिक कब बनता है, धातु प्लस अधातु। बस इसे छोड़ दो, इसे छोड़ो, कुछ ही नहीं करना। पढ़ के बताता हूं। आयनिक यौगिक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने यौगिक या विद्युत संयोजन यौगिक कहा जाता है। मेरी बात सुनो, अभी आपने क्या पढ़ाया था, धातु प्लस अधातु, और धातु इलेक्ट्रॉन देता है धातु को। बच्चों, इससे जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक। तो याद कैसे करोगे, आयनिक यौगिक इक्वल टू, आयनिक यौगिक पूरा मत याद करना, क्या रखोगे, आयनिक यौगिक इक्वल टू धातु प्लस अधातु, और धातु के साथ एरो बना देना, अधातु में ऐसे एरो बना देना। तो धातु आयनिक यौगिक इक्वल टू धातु प्लस धातु, और धातु के साथ एरो बना देना अधातु में, जिससे आपको याद रहेगा। कुछ आयनिक यौगिक के नाम अब एग्जाम में क्या आता है कि इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक है या इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। तो भाई पहचान तो तब पाओगे ना जब आपको उनके नाम पता हो। तो कुछ फेमस नाम आपको बताता हूं कि कौन कौन से आयनिक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, फिर से आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप अक्सर देखते हो कि क्लोराइड जिनके साथ लगाया ना, वो 99% क्या होता है, वो आयनिक यौगिक होता है। वैसे एक पहचान बताता हूं, अगर आप याद कर सको तो। अब जरूरी यही है, कुछ भी आ जाता है। देखिए, सोडियम एक धातु है और क्लोराइड एक अधातु है। हो गया ना पहचान, इतनी सिंपल है। लिथियम एक धातु है, क्लोराइड एक अधातु है, खत्म हो गई पहचान। पोटेशियम एक धातु है,
पोटेशियम एक धातु है और ब्रोमाइड या आयोडाइड जो होता है वो एक अधातु है। तो हो गई पहचान। पोटेशियम फिर से देखो ये धातु है और आयोडाइड जो है वो अधातु है, तो हो गई पहचान आयनिक यौगिक। क्योंकि आयनिक यौगिक कब बनता है? धातु प्लस अधातु। तो एक धातु होगा एक अधातु होगा तो आयनिक यौगिक होगा। ये सबसे अच्छी पहचान है। अब एग्जाम में आता है आयनिक यौगिक के कौन से गुणधर्म है या कौन से गुणधर्म नहीं है। तो पूरा इतना बड़ा टेबल याद नहीं करना, मैं आपको मेन चीज बताता हूं। आयनिक यौगिक की भौतिक प्रकृति क्या होती है? ये मजबूत होता है, कठोर होता है, ठोस होता है। ये कैसा होता है? ठोस। लेकिन इसके जो ठोस है ना बेटा, उसको ठोस नहीं बोलते, उसको हम भंगूर कहते हैं। भंगूर क्या होता है सर जी? भंगूर को होता है बता, दिखता वो ठोस ही है, बट अगर आप हल्का सा प्रेशर लगाते हो ना तो पूरा बिखर जाता है, पूरी तरह टूट जाता है। जैसे कभी आप नमक का, सॉल्ट का पैकेट लाए होंगे ना, अगर आप में से कोई लाया होगा, आपने देखा होगा कभी कभी नमक में क्या होता है, नमक के अंदर पूरा एक पत्थर सा होता है, पूरी नमक की थैली में आपको एक पत्थर सा मिलेगा। आप हल्का सा प्रेशर डालो वो पूरा टूट जाएगा, बिल्कुल बिखर जाएगा, उसे हम भंगूर कहते हैं। था तो ठोस लेकिन हल्का सा प्रेशर डालने पे टूट जाएगा, उसे भंगूर कहते हैं। तो इसकी भौतिक प्रकृति भंगूर होती है। द्रव्यमान और गलनांक बस इतना रखना, अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है। गलनांक और क्वथनांक अधिक होती है, ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। विलयशीलता, तो विलयशीलता क्या लिखोगे? जल में विलयशील होता है, जल में विलयशील होता है। और विद्युत का चालक, हाँ चालक होता है लेकिन केवल गलित अवस्था में। जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, पानी वाले अवस्था में, जलीय विलयन में ये विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं होता। जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। तो क्या क्या याद रखोगे? देखो इतनी सारी बातें थोड़ी याद कर पाओगे। क्या रखोगे? भौतिक प्रकृति भंगूर लिख लेना, द्रव्यमान क्वथनांक अधिक लिख लेना, विलयशीलता जल में विलयशील लिख लेना, विद्युत सुचालक दो एरो बना लेना, ऐसे दो एरो बना लो, ऐसे दो एरो बना लो ऐसे करके। एक में लिखना जल, जल लिख लेना, जल में यस कर देना, यानी जल में ये विद्युत का चालक होगा। और एक में लिखना ठोस, और ठोस में क्रॉस कर देना कि ठोस कितना, मतलब इतनी सारी बात को मैंने कितने सिंपल वर्ड में बता दिया। आप समझ रहे हो? 4 लाइन में आंसर है इसका, लेकिन आपने 2 शब्द में बता दिया। विद्युत चालक लिख लो, 2 एरो बना लो। एक में लिख लो जल, जल में लिख दो यस, यानी जल में घुलनशील मतलब चालक है, और एक बना लो ठोस, ठोस को क्रॉस कर दो कि ठोस में चालक नहीं है। तो ये है पढ़ने का तरीका। इस तरीके से पढ़ोगे तो आपकी रैंक एक बार में आएगी और जबरदस्त आएगी, बहुत बढ़िया से पास हो जाओगे। धातुओं का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी की भूपर्टी। अधिकतर धातुएं कहां से मिलती है? पृथ्वी की भूपर्टी से, ठीक है। कुछ धातुओं के लवण तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। तो ये धातु के लवण है। कौन कौन से धातु के लवण है? सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। पृथ्वी के अंदर से प्राप्त वे पदार्थ जिनमें धातु एवं यौगिक के रूप में संयुक्त अवस्था में अशुद्धि के साथ मिली होती है, उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज कहां से मिलती है? पृथ्वी से। पृथ्वी में जो भी हम पदार्थ निकालते हैं ना, सोना चांदी कोयला, वो सब खनिज है। तो पृथ्वी और खनिज याद रखो, पृथ्वी से निकलने वाली कोई भी चीज होगी वो खनिज होगी। तो पृथ्वी इक्वल टू खनिज, बस इसको छोड़ दो, रहने दो इसको। अयस्क वे खनिज होते हैं जिनमें धातु लाभदायक और सस्ते ढंग से प्राप्त किया जाता है। अयस्क क्या होता है? तो लाभदायक धातुएं। क्या होता है अयस्क? लाभदायक धातुएं। तो अयस्क किसे कहते हैं? तो अयस्क इक्वल टू लाभदायक धातुएं। जो धातुएं लाभदायक है ना, हमारे लिए फायदेमंद है, उसको हम बेटा अयस्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि अभिक्रियाशील के आधार पर धातुओं को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन सी श्रेणी? एक होती है निम्न अभिक्रियाशील श्रेणी। निम्न अभिक्रियाशील में कौन आता है? सोना और चांदी। याद है? सोना और चांदी सबसे कम अभिक्रिया होता है। मध्यम में कौन आता है? मध्यम में आता है बेटा कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, ये सब मध्यम अभिक्रियाशील है। और उच्च अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम और सोडियम। याद करो, अभी आपको टेबल बताया था मैंने स्टार्टिंग में। तो निम्न अभिक्रियाशील 2 याद रखो, सोना और चांदी। मध्य अभिक्रियाशील भी 2 याद रखो, कॉपर और जिंक वगैरह। और उच्च अभिक्रियाशील भी 2 याद रखो, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी के खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। क्या होता है? जब हम खनिज निकालते हैं ना बेटा, पृथ्वी से खनिज निकाला, अब पृथ्वी की जब खनिज निकाला तो पृथ्वी में कोई चीज शुद्ध थोड़ी बैठी होगी कि भैया मुझे निकालोगे तो मैं बिल्कुल शुद्ध अवस्था में एकदम बाहर आ जाऊंगा। पृथ्वी से निकालोगे तो कुछ अशुद्धियां होगी ना, उन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। तो क्या याद करना है? अशुद्धियां
इक्वल टू गैंग, बस इतना याद रखना। वो एमसीक्यू में क्वेश्चन देखते ही याद आ जाता है कि मुझसे पूछ के आ रहा है, इसका आंसर मैं क्या दूं। तो अशुद्धियां इक्वल टू गैंग, इतना याद रखना। अयस्कों में अशुद्धियों को हटाना अयस्कों का समृद्धिकरण कहलाता है। अब इस गंदगी को हटाओगे, इन अशुद्धियों को हटाओगे तभी तो मार्केट में बेचोगे ना, गंदगी को हटाकर। तो जब अयस्कों में से उसका अशुद्धियों को हटाना, अशुद्धियों को हटाना, जब अशुद्धियों को हटाते हैं तो उसको हम समृद्धिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समृद्धिकरण के नाम से उसको जानते हैं। आगे अब समृद्धिकरण को करने के तरीके देखिए। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है? सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, अतः इनके ऑक्साइड को सख्त गर्म करके ही प्राप्त किया जाता है। अब आपको क्या याद करना है मैं बताता हूं। जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं, यानी जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती है ना, निम्न अभिक्रियाशील धातु होती है, उनको गर्म, बस इतना याद रखना है, गर्म करके उन्हें शुद्ध कर देते हैं। लिखा हो, देखो क्या लिखा हुआ है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं। नीचे आने वाली धातुएं मतलब क्या? निम्न अभिक्रियाशील। तो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, यानी इसको कैसे साफ करते हैं? गर्म करके, बस इतना याद रखो। पारा सल्फाइड अयस्क सिनाबार को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है। पारा किससे मिलता है? पारा हमें मिलता है बेटा मर्क्यूरिक ऑक्साइड से। तो पारा इक्वल टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। पारा किससे प्राप्त होता है? याद है ना, पारा जो कमरे के तापमान पर द्रवस्था में पाई जाती है, अभी बताया था ऊपर वीडियो में। तो पारा आता किससे? किससे मिलता है मरकरी? तो आंसर दोगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड से। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम हीट करते हैं तो हमें उससे पारा मिलता है। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को कितने भी हीट करते हैं? 300 डिग्री पे लगभग हीट किया जाता है ताकि वो पारा बन जाए। ऐसे कॉपर को भी किया जाता है, तो छोड़ दो, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, बस क्योंकि एक बार एग्जाम में क्या है, मरकरी का आया था, इसलिए मैंने आपको मरकरी का एग्जाम्पल बताया, बाकी किसी का एग्जाम्पल कभी आया नहीं है। सक्रियता श्रेणी में मध्य, अब जो मध्य में है उनको कैसे करेंगे? तो उनको दो विधि से करते हैं, या तो भर्जन से या फिर निस्तापन से। भर्जन से या निस्तापन से। तो आपको क्या देखा मैं बताता हूं। भर्जन क्या होता है? सल्फाइड अयस्कों को, सल्फाइड याद रखो, सल्फाइड, सल्फाइड को हम साफ करते हैं भर्जन से। याद रखोगे क्या बोला? सल्फाइड को हम साफ करते हैं भर्जन से, और कार्बोनेट, कार्बोनेट को हम साफ करते हैं निस्तापन से। तो कितनी इतनी बड़ी लाइन हम कितने दो शब्दों में खत्म कर देंगे। क्या? सल्फाइड इक्वल टू भर्जन। भर्जन आएगा तो सल्फाइड पूछेगा, सल्फाइड आएगा तो भर्जन आएगा, और ऐसे ही आता है, आप देख लेना एग्जाम में। कार्बोनेट आएगा तो निस्तापन टिक करेंगे, निस्तापन आएगा तो कार्बोनेट टिक करेंगे। कैसे? आपसे पता है कैसे पूछेगा? कार्बोनेट को किस विधि से निष्कर्षण किया जाता है? तो निस्तापन। निस्तापन विधि कहां पे यूज होती है? कार्बोनेट अयस्क के लिए। खत्म हो गई बात। ठीक है, ऐसे ही जो अति अभिक्रियाशील धातु होती है, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, उनको अपचायक करते रहे। अपचायक मतलब उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है, ये वाले पॉइंट आ जाओ, ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से सुना मेरी बात। इसमें क्या है, रेल की पटरी को जोड़ने वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है। रेल की पटरी को जोड़ने के लिए बेटा थर्मिट रिएक्शन, क्या कौन सा रिएक्शन? थर्मिट रिएक्शन। रेल की पटरी को जोड़ने के लिए कौन सा रिएक्शन होता है? थर्मिट रिएक्शन। लिखा होगा देखो कहीं पर, ये रहा। इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी तथा मशीन के चटके भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आपको क्या याद रखना है? बस इतना, इस तीनों में एक चीज याद रखनी है, क्या? कि रेल की पटरी, रेल की पटरी किससे जोड़ा जाता था? रेल की पटरी इक्वल टू थर्मिट अभिक्रिया। तो रेल की पटरी लिख लो और इक्वल टू में थर्मिट अभिक्रिया लिख लो, और अगर ज्यादा ही पढ़ने वाले हो तो एक और लिख लो। थर्मिट अभिक्रिया किस किस चीज बनती है? तो इससे एल्युमिनियम पाउडर, देखा ना, धातु ऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर द्वारा, धातु ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर, इन दोनों के बीच रिएक्शन होती है। तो और अच्छा से लिखना है तो लिख लो धातु ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, आगे डैश लिख लेना थर्मिट अभिक्रिया, और आगे डैश लगा लेना रेल की पटरी। तो देखो तीनों पॉइंट एक साथ, 79, 80, 81 एक साथ खत्म। क्या? धातु ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम पाउडर इक्वल टू थर्मिट अभिक्रिया और इक्वल टू रेल की पटरी, याद रहेगी आपको। नेक्स्ट आते हैं, जो अति अभिक्रियाशील होते हैं उनका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, उनको साफ कैसे करते हैं? तो बेटा जो अभिक्रियाशील में सबसे ऊपर आता है ना, उनको हम अपघटन विधि से, कौन सी विधि से? अपघटन। तो क्या याद रखोगे? अभिक्रियाशील के सबसे ऊपरी भाग में, सबसे ऊपरी भाग में, और इक्वल टू लिख देना अपघटन। अपघटन विधि से इसको साफ करते हैं।
अपघटन में दो चीज आती है, एक आती है कैथोड, एक आती है एनोड। क्या आती है? कैथोड और एनोड। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि शुद्ध धातु कहां पर आएगा, कैथोड पर, एनोड पर। 2018 में क्वेश्चन यही आया था कि शुद्ध धातु कहां पर एकत्र होती है, कैथोड पर या एनोड पर। तो धातु का शोधन, धातुओं के परिष्करण का अर्थ धातुओं को शुद्ध करना है, पहले ही पढ़ चुके हैं। शोधन का मतलब उसको शुद्ध करना। कैथोड पर या एनोड पर शुद्ध धातु कहां इकट्ठा होती है? तो बेटा शुद्ध धातु कैथोड पर इकट्ठा होती है। याद रखोगे, शुद्ध धातु कैथोड पर इकट्ठा होती है और जितनी भी गंदगी होती है वो एनोड पर इकट्ठी होती है। शुद्ध धातु कैथोड पर इकट्ठा होता है और अशुद्धियां एनोड पर इकट्ठा होता है। इतना याद रखना, ठीक है। बाकी ये सब पॉइंट आप छोड़ देना, 84, 85, 86, 87, 88 ये सब आप स्किप कर देना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आ रहे। अब आते हैं 89 पर, ठीक है। परिष्कृत की जाने वाली धातु के किसी जलीय के लवण के जलीय घोल को विद्युत अपघटन के रूप में लिया जाता है। विद्युत अपघटन में किसको लेते हैं? विद्युत अपघटन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विद्युत अपघटन में हम धातु के किसी लवण, धातु के किसी लवण, जैसे कॉपर सल्फेट बहुत फेमस है, CuSO4। तो धातु के किसी लवण का इस्तेमाल होता है कहां पर? विद्युत अपघटन में, ठीक है। आगे क्या है? आगे पूरा प्रोसेस है, किस प्रकार से वो कैथोड एनोड बताया था ना, तो इसे आप याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपसे पूछेगा थोड़ी इतनी सारी बातें। तो 90 क्वेश्चन भी आप स्किप कर सकते हो, 91 भी आप स्किप कर सकते हो, 92 भी आप स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो। क्या? सोना और चांदी इनका संचार नहीं होता। याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था किसका संचार नहीं होता? सोने का तो बिल्कुल संचालन नहीं होता। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, याद करना चाहते हो याद कर लो भाई, सोने का संचालन बिल्कुल भी नहीं होता। तांबा नम वायु से संयोग करके कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बनाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कॉपर, याद करो स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, हरी परत के बारे में बताया था, तो ये भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट देखो, चांदी पर कौन सी परत थी? काले रंग की परत, तो ये भी आप पढ़ चुके हो, इसे भी स्किप कर दो। जो पॉइंट पढ़ चुके हैं बार बार क्यों पढ़े? उस चीज को बार बार पढ़ने का फायदा नहीं ना भाई। आप पढ़ चुके हो ना, क्या पढ़ाया था आपने? चांदी पर काले रंग की परत। आपने देखो कॉपी में उठा के देखो, कॉपी में आपने स्टार्टिंग में लिख लिया था। तो इस पॉइंट को भी, 94 वाले पॉइंट को भी आप स्किप कर सकते हो। धातुओं के संचालन का एक लाभ यह है कि धातुओं के अंदर की सतहों को बचाता है। बताओ धातुओं के संचालन का क्या लाभ है? ये धातुओं के अंदर की सतहों को बचाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एल्युमिनियम। याद करो, एल्युमिनियम वाले मैंने कितनी बार बता दिया कि एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो कि संचालन से बचाता है। देखो फिर से वही आ रहा है, एल्युमिनियम नम वायु से संयोग करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बनाता है। यह परत नीचे की एल्युमिनियम की परत को ढक लेती है, जिसके कारण संचालन नहीं होता। तो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। आपको कि सर जी आपने एक ही चीज बार बार क्यों रिपीट करी? भाई मैंने रिपीट नहीं करी है, जो अलग अलग ईयर में क्वेश्चन आए ना उसके अकॉर्डिंग रिपीट है। कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कभी घुमा फिरा के पूछते हैं। तो भैया मैंने दोनों तरीके से बताया नोट्स में। तूने फीस दी है ना भाई, तो मुझे तेरे हर ख्वाहिश को पूरी करनी है कि भैया ऐसे आए तो टिक कर ले, ऐसे आए तो भी कर लियो। तो बेटा एल्युमिनियम और वायु एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और संचालन नहीं होता। लोहे पर जंग लगने से बचने, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जंग से बचने के कौन कौन से उपाय है। तो चलिए जी, पेंट, एक तो पेंट याद कर लेना, एक तो पेंट याद कर सकते हो पेंट द्वारा, इसके अलावा इनेमल द्वारा, ठीक है, इनेमल के पेंट आता है उसके द्वारा। नेक्स्ट क्या है? प्लास्टिक की परत चढ़ा दो, प्लास्टिक की परत द्वारा, ग्रीस और तेल द्वारा, यशद लेपन। अब मैं देखो आज तक मैंने कभी भी ये सब नहीं देखा, इनमें से कुछ नहीं पूछा कभी, बस ये पता क्या पूछते हैं, ये यशद लेपन क्या है? यशद लेपन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो लोहे पर जिंक की परत। देखो यशद लेपन इक्वल टू लिखा होगा लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत, बस खत्म हो गया आंसर। फालतू चीज याद करने की आवश्यकता ही नहीं आपको। यशद लेपन का मतलब होता है, तो यशद लेपन इक्वल टू लिखोगे क्या? लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत। कॉपी में इतना लिखोगे, याद रहेगा यशद लेपन का मतलब। ऐसे टिन का क्या होता है? टिन लेपन करते हैं, टिन चला देते हैं किसी भी पदार्थ पर। विद्युत लेपन, विद्युत लेपन का इस्तेमाल होता है। लोहे को स्टेनलेस स्टील में बदल दिया जाता है। लोहे को किस में कन्वर्ट करते हैं? स्टेनलेस स्टील में, जिसके कारण वो कभी भी जंग नहीं लगता, ठीक है। लोहे एवं स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसको हम जस्तीकरण कहते हैं। और ये भी आ चुका है जस्तीकरण। क्या होता है जस्तीकरण? जस्तीकरण क्या होता है? लोहा प्लस जिंक, इतना याद रखो बेटा। लोहा, एक लिखो लोहा, लोहा लिख लोगे, प्लस लगा देना जिंक और इक्वल टू में लिखना जस्तीकरण। बस कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आपने एक वर्ड सुना होगा और शायद आपको पता भी होगा, एग्जाम में बहुत आ चुका, अमलगम।
बहुत ज्यादा आता है। अमलगम, अमलगम है बेटा, ये सही कर लेना इसको, अमलगम। अमलगम क्या होता है? जब किसी भी धातु और पारे के बीच रिएक्शन होता है। एक लिखोगे धातु, ये आएगा धातु प्लस लगा देना पारा इक्वल टू अमलगम। क्या होता है अमलगम? जब कोई धातु पारे के साथ रिएक्ट करता है तो उसे अमलगम कहते हैं। अभी 2 साल पहले क्वेश्चन आया था। आप क्या बता रहा हूं मैं आपको, बार बार कह रहा हूं ना, आपको किसी भी बात पर शक हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो ना, मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, वो उठाओ, आपको दिख जाएगा, सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे कि यस सर ये तो यार आया था, एज इट इज क्वेश्चन आया था कि कोई भी धातु जब पारे के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो वो अमलगम बनाएगा। ठीक है। अच्छा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सबको पता है 24 कैरेट का होता है। ठीक है। तो 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत मुलायम होता है, ये भी सबको पता है। तो इसको आभूषण बनाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा। तो हम नॉर्मली कितने कैरेट का सोना आभूषण बनाते हैं? 22 कैरेट का सोना आभूषण बनाते हैं। तो 24 कैरेट में तो क्या करते हैं, 2 कैरेट जो होता है बेटा वो हम तांबा या चांदी मिलाते हैं। 2 कैरेट क्या मिला देते हैं? तांबा और चांदी। क्यों मिलाते हैं? इसको मजबूत बनाने के लिए बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लोहा। लोहे को समानता 2 मिश्र धातु होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी ऊपर पढ़ा था हमने। लोहे से 2 मिश्र धातु बनती है। कौन कौन सी? स्टील और स्टेनलेस स्टील। लोहे से 2 मिश्र धातु बनती है। लोहे से कितनी मिश्र धातु बनती है? 2, स्टील और स्टेनलेस स्टील। तो क्या देखोगे? लोहा इक्वल टू स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। अब स्टील में क्या क्या आता है पता आपको? स्टील में क्या क्या आता है? तो लोहा प्लस कार्बन, ये याद करना आवश्यकता नहीं है। लोहा प्लस कार्बन क्या बन के बनता है? स्टील बनता है। और स्टेनलेस स्टील का बनता है? स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील बेटा 3 चीजों को मिलकर बनता है, लोहा, निकेल और क्रोमियम। लोहा, निकेल और क्रोमियम, इन तीनों को मिलाकर बनता है स्टेनलेस स्टील। आप एग्जाम में देखोगे ब्रॉन्ज, कांसा बहुत ज्यादा आ चुका है एग्जाम में। ये स्टील कब बनता है बेटा? स्टील 2 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? लोहा प्लस कार्बन। स्टेनलेस स्टील बेटा 3 चीजों से मिलकर बनता है, लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम। अच्छा, पीतल, पीतल किस चीज बनता है? ये तो मेरे एग्जाम में भी आया था भाई साहब, ये क्वेश्चन तो मेरे एग्जाम में भी आया था। पीतल, पीतल कैसे बनता है? तो तांबा प्लस जिंक, याद रखोगे, तांबा प्लस जिंक। कांसा कब बनता है? तो कांसा भी 2 चीजों मिलकर बनता है, तांबा प्लस टिन। तांबा और टिन को मिला देते हैं तो कांसा बनता है। अच्छा, ड्यूरेलियम किससे बनता है? ड्यूरेलियम बेटा देखो, एक होता है एल्यूमिनियम होना चाहिए, एल्यूमिनियम प्लस तांबा और फिर मैग्नीशियम। अच्छा, आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये जो परसेंटेज वगैरह है ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ड्यूरेलियम 3 चीजों से मिलकर बनता है, तांबा और मैग्नीशियम और मैग्नीज, इन तीनों से मिलकर बनता है। ऐसे सोल्डर आप क्या होता है? टाका लग जाता है, टाके लगते हैं, आपको चोट लग गई होगी कभी तो डॉक्टर ने सिल दिया होगा उसे, बोलते हैं ना टाका लग गया, इसके 10 टाके लग गए, वो टाका उसे सोल्डर बोलते हैं ना साइंस की भाषा में। नॉर्मल भाषा में टाका बोलते हैं, टाका लग गया, और साइंस की भाषा में सोल्डर बनते हैं। तो किससे बनता है पता आपको? जो सोल्डर होता है बेटा 2 चीजों से बनती है, एक सीसा और टिन, सीसा और टिन इन 2 से मिलकर बनता है। लास्ट है निस्तापन और भर्जन में अंतर। तो शायद मैंने आपको पहले बताया था निस्तापन, याद करो अभी बताया था, निस्तापन का संबंध कार्बोनेट से है और भर्जन का संबंध सल्फाइड से है। निस्तापन में वायु की मात्रा जो होती है कम होती है और भर्जन में जो होता है वायु की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो ये कुछ थे, आप इसमें बस ये याद करना, निस्तापन और भर्जन। ये पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हो। क्यों स्किप कर सकते हो? क्योंकि निस्तापन और भर्जन आपका पहले ही आया था, तो बार बार मत करो क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो निस्तापन और भर्जन मैं आपको दिखाता हूं, पहले आया था कहीं, जब आपको बताया था मध्यम अभिक्रियाशील तत्व बताया था आपको, उस समय निस्तापन ये देखो आ गया ना, ये रहा, देखो ये रहा, भर्जन ये रहा और निस्तापन ये रहा। तो ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी टॉपिकों को ध्यान से पढ़ोगे बेटा और अपनी पूरी तैयारी करोगे। इसमें सभी पॉइंट्स आपको ले लिए गए हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। इससे बाहर कभी भी किसी एग्जाम में नहीं आया है। आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जो आपको लगे इस चैप्टर का है बट मैंने नहीं कराया हो, तो मुझे आप कमेंट करके जरूर पूछें, मैं उसे नोट्स में ऐड कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो बेटा अच्छे से पढ़ना, मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष। पढ़ाई बढ़िया से करो, अच्छे से पढ़ोगे, अगर ये सारे पॉइंट याद कर लोगे तो गारंटेड है कि आपकी रैंक बहुत टॉप लेवल पर आएगी। तो थैंक यू बेटा, आपको बेस्ट विशेष मेरी तरफ से, अच्छे से पढ़ाई करना बेटा।